बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉक एट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले जिक्र करेंगे वफाकी काबीना का इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत, जिसमें अहम फैसले किए गए और अहम मौज़ूआत ज़ेर बहस आए हैं। इसके साथ साथ PTI ने JUIF के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग केस दायर कर दिया है, उसका भी जिक्र करेंगे। और साथ साथ PDM में एक बड़ी एक्टिविटी जो हमें दिखाई दे रही है, स्टेटमेंट्स का तबादला भी हो रहा है और राब्तों में भी तेज़ी आई है, तो उसका भी जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज भारत में यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है और किसान जो है वो दिल्ली की सड़कों पर हैं। दिल्ली जो है वो कर्फ्यू का समा पेश कर रहे हैं, वहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया और किसानों ने शदीद एहतजाज भी किया और आज उन्होंने खालिस्तान का झंडा भी दिल्ली में लहराया है, उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन भारत के यौम जमहूरिया को आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर दोनों में और फिर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कश्मीरी जो हैं यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। इसके साथ हम जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान में भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। तलबा एहतजाज कर रहे हैं कि जिस तरह से ऑनलाइन उनको एजुकेट किया गया, उनकी स्टडीज़ करवाई गई, उसी तरह ऑनलाइन उनके इम्तिहानात लिए जाएं। इसको लेकर मुल्क के बड़े शहरों में तलबा का एहतजाज जो है वो जारी है और दीगर मौज़ूआत भी अपने प्रोग्राम का मौजू का हिस्सा बनाएंगे और गुफ्तगू करेंगे उस पर। ज़ातरीन साहब, सबसे पहली बात ये, आज जो वफाकी काबीना का इजलास था उसमें एक तो ब्रॉडशीट पर जो है वो ये कहा गया कि इंक्वायरी कमेटी जो है वो बनाई जाएगी और उसकी सरबराही जो है वो भी रिटायर्ड जज को दी गई है, गो कि उस नाम पर एतराज़ सामने आता रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आज जो ज़्यादा चर्चा रहा है वो आपकी यकीनन इल्म में है और वो है स्कूक बार्न्स को लेकर और बिलखसूस जो इस्लामाबाद का बड़ा पार्क है F9 पार्क, उसको लेकर के उसको गिरवी रख के बार्न्स का इजरा किया जाए, जिसको आज वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्तरद कर दिया है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि पहले तो काबीना का मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि जब काबीना की मीटिंग हुई उसके बाद मेरी एक दो मिनिस्टर से बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि आज काबीना के अंदर डिवीज़न थी। डिवीज़न इस बात पर थी कि जस्टिस जो हैं अज़मत शेख साहब, उनको ब्रॉडशीट कमीशन के इंक्वायरी के हवाले से उसका सरबराह न बनाया जाए। मुझे ये बताया गया है कि काबीना में काफ़ी मिनिस्टर्स ने ये कहा कि वो क्योंकि शौकत खानम हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर भी हैं, तो उन्होंने पहले पानामा जो फैसला आया नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ वो भी हैं, उनको ना लगाया जाए। लेकिन कुछ वज़रा ने ये कहा कि नहीं जी उनको लगाया जाए और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये ठीक कह रहे हैं, उन्हीं को लगाया जाए। मैं समझता हूँ ये जो काम हुकूमत कर रही है ये सारे मामले को मुतनाज़ा बना रही है। अगर शेख अज़मत साहब की जगह किसी और को बना दिया जाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, कोई ऐसा जज बना दिया जाता कि जिस पर किसी को एतराज़ ना हो, जैसे जस्टिस फ़ाइज़ ईसा हैं। फ़ाइज़ ईसा भी जो हैं वो ठीक हैं, उन पर कोई किसी का एतराज़ नहीं है, उनको बना दिया जाए। जस्टिस आसफ़ सईद खोसा साहब हैं और कई लोग मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कई आइनी और कानूनी अमूर के जब माहिरीन से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा ये हुकूमत एक मुतनाज़ा मसला खड़ा करने जा रही है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये जस्टिस शेख अज़मत के नाम की वजह से ये सारा मामला दब जाएगा और ये नहीं पता चलेगा कि कौन कौन आदमी थे जो कट मांगने गए थे और किसने कहा था हमें कट दिया जाए। देखें, ये हमारा गरीब मुल्क है, बिजली बढ़ रही है, पेट्रोल में इजाफा हो रहा है, खाने पीने की चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन हमने लाखों करोड़ों रुपए वहाँ जमा करा दिए। सही है जी, ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई हमारे साथ। और वो कौन आदमी था, वो कौन था मिस्टर मलिक जिसने कहा जी मुझे कट दिया जाए। जिन लोगों ने कट मांगे हैं इनके ख़िलाफ़ बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन इस शेख अज़मत साहब का नाम डाल के इस सारे मामले को मुतनाज़ा करके हुकूमत जो है असल मामलात को पसे पर्दा डालना चाहती है। अब ये मेरे ख्याल में पसे पर्दा नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मारूफ रहनुमा है परवेज़ खान साहबा। बहुत शुक्रिया परवेज़ खान साहबा वक्त देने का। आपसे हम जानना चाहेंगे, आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ, अहम फैसलों के हवाले से गुफ्तगू हो रही है और उसमें इस्लामाबाद का मारूफ पार्क F9 पार्क को गिरवी रखने के मामले पर वज़रा में भी डिवीजन रही है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने उसे मुस्तरद कर दिया है। आज के इन फैसलों के हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, पहली बात यह है कि मुझे कभी इस ये जो एक जोकरों की काबीना, इसमें कभी कौन सी बात आप बताएं जो अहम मामले डिस्कस हुए, जो हुकूमत बजाय इकोनॉमी बढ़ाने के, इंडस्ट्री बढ़ाने के, ज़राए मुआश पैदा करने के, एक्सपोर्ट पैदा करने के, वो ये सोच रही है कि अपने पार गिरवी रखते। मेरे ख्याल में ऐसा तो कोई जो बदतरीन अफ्रीकी मुल्क जहाँ कहता है वो भी नहीं करते।
तो उधर क्या और डिस्कशन आप समझते हैं बहुत अहम मामले पे होगी कि पाक को गिरवी किया जाए। वजीर आजम फरमा रहे हैं कि बस में होता तो वजीर आजम हाउस गिरवी कर देता। वो भाई आपने गिरवी करना है तो आप बन्नी गाला गिरवी करें, आप जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स गिरवी करें, आप खुसरो बख्तियार की शुगर मिल्स गिरवी करें। आप लोगों पे फर्ज है जितना आपने खाया है, 950 अरब तो सीधा सीधा टीका आपने आटे में लगाया है, 200 अरब चीनी में लगाया है। फिर आप देखें दवाइयों में, पेट्रोल में, तो हजारों अरब पे जाके किस्सा पड़ता है। तो आप लोग अपने अपने जो आपके असासी आप वो क्यों ना गिरवी करें? आप क्यों इस गरीब मुल्क के जो बची कुची चीजें हैं उनको जो है वो लपेट के तो फिर आखिर में जैसे वो फकीर नहीं था जिसको बादशाह बनाया था, सजाद साहब आपको पता होगा जी। हाँ, तो वो हर बात पे कहता था कि हलवा पका दो। तो एक दिन फौजें जो फसील पे आई तो उन्होंने कहा जी फौजें खड़ी हैं बाहर, तो उसने कहा ठीक है अब हलवा पकाओ। आखिरी दफा हलवा खाया और जो पर्दा रखा कंधे पे और वो फकीर निकल गया। तो ये वही काबीना है और उसी किस्म की हुकूमत है। अब इनकी इस वक्त ये स्ट्रेटेजी है कि चीजें वजीर आजम हाउस एक न्यूक्लियर मुल्क का गिरवी रखने की आदमी जो अहमक शख्स बात करे उसको वजीर आजम की कुर्सी पे रहने का हक है। आप बताइए। पलवश शाह इससे मतलब पहले भी शर्म नहीं है कि वजीर आजम हाउस इज अ सिंबल। आपने कभी सुना कि किसी मुल्क का, अमेरिका ने कैपिटल हिल या बरतानिया ने अपनी पार्लियामेंट या अपना जो महल है मलका को उसको गिरवी रखती हो? पलवश खान साहब इससे पहले भी रखा गया ना यहाँ पे। इस हमारे मुल्क की जब हम बात कर रहे हैं तो सुकूक बॉन्ड्स का इजरा इसाक डार साहब के ज़माने में हुआ और बहुत से मुल्क के असासे जो है वो गिरवी रखे गए। कौन से वाले जी बताएं? पार्क गिरवी रखे गए? इस्लामाबाद एयरपोर्ट का जिक्र आता रहा, मोटरवेज के हवाले से रेडियो पाकिस्तान एयरपोर्ट गिरवी रखा गया। जी जी, इस्लामाबाद एयरपोर्ट क्या गिरवी है इस वक्त? वो उनको मौका नहीं मिला, वो जा तो रहा है इसे करने के लिए। सुकूक बॉन्ड्स के हवाले से जो पहले जो इजरा हुए हैं उसमें कुछ एसेट्स हमारे गिरवी चीज नहीं हुई। उस वक्त की जो ग्रोथ रेट है और आज की ग्रोथ रेट में इतना ही फर्क है जितना जहन्नम और जन्नत में। अच्छा पलवशा खान साहबा ये बताएं कि आज काबीना में कुछ वज़रा ने ये मशवरा दिया है कि जस्टिस अजमत जो हैं शेख अजमत साहब उनको इस कमीशन का सरबराह ना बनाया जाए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उनकी बात को मुस्तरद कर दिया गया है और प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ये बहुत मौजूद आदमी हैं, ब्रॉडशीट के मामले को इंक्वायरी करने के लिए इन्हीं को कमीशन का सरबराह बनाया जाए। ठीक है, मैं अब इसमें आपको क्या कहूँ, बात नामुनासिब सी है। वो अपने आप को भी वजीर आजम बनने के लिए मौजूद ही समझते हैं ना। तो जहाँ बहुत से लतीफ़े इस मुल्क ने 2018 से आगे देख लिए, तो ये लतीफ़ा उनके बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि उनके जितना दिमाग है उसमें यही आया हो। एक दफा तो मैं इनको लगा दूं और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो वो एक भाषण आपको याद है हमें देते थे हर बात पे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो मुझे बताइए अगर कमीशन बनता है उनकी सरबराही में और कमीशन को चाहिए कि सबसे पहले तो सरबराह को गिरफ्तार कर ले। अच्छा, इसी हवाले से पलवश तो ये है जी कि वो उनके हाथ अपने रंगे हुए थे इस तमाम डील में। यानी अगर आपके यहाँ आपकी नाक के नीचे सजाद तरीन साहब कोई घपला है आपके शो में, तो ये तो नहीं हो सकता कि कल को आप कहें कि मैं ही इसकी जो है मुंसिफी पे लगूं और घपले में के वक्त मैं चुप रहूं। ऐसा तो नहीं होता। ये पलवशा खान साहब ये बताएं, ये भी कहा गया है कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है इस कमीशन की। पलवशा खान साहब ये भी लीगल कवर। पलवशा खान ये भी इतलात हैं कि कोई आरिफ नकवी के खिलाफ भी इंक्वायरियां हो रही हैं। ये कहाँ हो रही हैं इंक्वायरियां और ये क्या मामला है, जरा हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए, आरिफ नकवी साहब ने इनको 2018 के इलेक्शन में हैवी फंडिंग दी और उसके बाद बिल गेट्स फाउंडेशन ने उसके खिलाफ मुद्दई बने और बिल गेट्स ने कहा कि पैसा खा के उनका जो खुद बुर्द हुई है। जब उसको पकड़ा गया बरतानवी इदारों ने तो उसने जेब से पर्ची पर इमरान खान का नाम निकाला और कहा मैं इनका दोस्त हूँ, यहाँ ये फंडिंग जाती रही है। अब दूसरी बात है कि उसको एक्स्ट्राडाइट करने की बात हो रही है अमेरिका, जाहिर है कि बिल गेट्स फाउंडेशन अमेरिका में है, तो उधर इसको 300 साल की कैद बनती है जो इनका जुर्म है। तो इनकी कोशिश ये है कि ये अब बरतानिया में ही कैद रहें और अमेरिका ना जाए, लेकिन अगले चंद दिनों में अमेरिका जाएंगे। दूसरी बात, एक और बड़ी बात जो आज का आपने भी सुनी होगी, एक नई फाउंडेशन बरामद हो गई है अमेरिका में जिसका नाम है इकदार, इमरान खान
एकेडमिक रिसर्च पता नहीं क्या काउंसिल, उसमें इनकी जो जमाइमा हैं और उनके दोनों बेटे वो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने के तमाम अमला जो है वो वहाँ फंड रेजिंग में उनको इस्तेमाल किया जाता रहा है। उसमें बहुत बड़े लेवल की खुर्द-बुर्द हुई है उन फंड्स में, और उस पर अमरीकी हुकूमत इन एक्शन है। और अमरीकी हुकूमत को ये जो है ना लिफाफे लेती है और ना वो ऐसे लोगों की परवाह करती है। यहाँ से अगर ये बैठकर मरगला की पहाड़ियों पर या केटू के ऊपर जाके भी खड़े होकर चीखते रहे ना जो बाइडन चोर है, जो बाइडन चोर है, तो फिर भी वो तहकीकात मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और पहली दफा ऐसा होगा कि शायद किसी और मुल्क में फंड्स के खुद पर एक सिटिंग वजीर आजम पाकिस्तान का जो है उसके खिलाफ तहकीकात चल रही। परवशा खान साहबा, ये जरदारी साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जी अलबराज का बड़ा स्कैंडल आने वाला है, हाँ, सबसे बड़ा है, ऐसी तो कोई बात सामने नहीं आई। देखिए इससे बड़ा स्कैंडल क्या है, 300 साल सजा फेस कर रहा है आरिफ नकवी। तो आपके ख्याल में 300 साल के लिए जो अंदर जाएगा वो कुछ कहे बगैर सूली चढ़ जाएगा? इतना इश्क हो गया उसे जितना यहूदियों को पीटीआई से था कि उन्होंने इसको फंडिंग की। ऐसा नहीं है, वो बोल चुका होगा और वो बातें रिकॉर्ड हो चुकी होंगी और वो बातें सामने आएंगी, उन्हें कोई परवाह नहीं है कि यहाँ जल्द ही वो बातें सामने आएगी। बहुत शुक्रिया परवशा खान साहब, आपने बड़ा कीमती वक्त और हमसे गुफ्तगू की। नाजरीन यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम जिक्र करेंगे कि आज भारत का यौम जमहूरिया है और सूरत हाल ये है कि ख़ुद भारत में कैपिटल में दिल्ली में वहाँ पे जो सूरत हाल है, किसान जो कि एक अरसे से एहतजाज पर बैठे हैं, आज उन्होंने ट्रैक्टर मार्च के हवाले से पहले कॉल दी हुई थी। एक बड़ा एहतजाज वहाँ पे जारी है और कर्फ्यू लगा हुआ है और वहाँ पे शदीद झड़पें पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान है। और इसी तरह कश्मीर में यौम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है, और सिर्फ कश्मीर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत का यौम जमहूरिया यौम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है। जी सज्जाद तरीन साहब, आज एक जानिब उनका यौम जमहूरिया और दूसरी जानिब उनके खिलाफ जो है वह बजाते खुद एक बड़ी चार्जशीट मौजूद है। इस पर मैं गुफ्तगू करने से पहले हमारे साथ लाइन पर मौजूद है मेंबर कानून साज असम्बली आज़ाद कश्मीर नसीमा बानी साहबा। बहुत शुक्रिया नसीमा बानी साहबा वक्त देने का। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज भारतीय यौम जमहूरिया को कश्मीर में यौम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है, क्या हमेशा ये होता है और फिर इस पर इस वक्त क्या मुतालबात किए जा रहे हैं, क्या पॉलिसी है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए 26 जनवरी को हिंदुस्तान जो है इसको यौम जमहूरिया के तौर पे मनाता है, लेकिन हम कश्मीरी जो है इसको यौम सियाह के तौर पे मनाते हैं। आप देखें उनका जो ये जमहूरियत का जनाजा उसी वक्त निकल गया जब उन्होंने कश्मीरियों को उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन देने से इनकार कर दिया। ठीक है ना सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि अपना हक मांगने की पैदाश में कश्मीरियों के हर तरह का जुल्म सितम कर दिया। यहाँ तक कि देखिए हमारे मासूम बच्चों पे पैलेट गन का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे नौजवानों को हर तरह जो है ना उनको जो है जुल्म सितम का निशाना बना रहे हैं, उनको शहीद कर रहे हैं। और आप ये देखें कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन के करारदादों के मुताबिक कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। आपने देखा होगा कि 5 अगस्त 2020 को उन्होंने जो है क्या किया, तमाम करारदादों को यकसर मुस्तरद कर दिया, तमाम उसूलों को, तमाम जो है चीजों को यकसर रखते हुए कश्मीर को अपना यूनियन टेरिटरी में शामिल कर दिया और फिर यूं सारी दुनिया को दिखा दिया अपनी जमहूरियत का जनाजा। उनके चेहरे पे जो मास्क था, जो उन्होंने निकाब रखा हुआ था जमहूरियत का, वो उतर गया। दुनिया ने देखा किस तरीके से एक जमहूरी मुल्क जो अपने आप को कहलाता है, एक मजलूम कौम के जिनके साथ उन्होंने कमिटमेंट की हुई है, वो अपनी कमिटमेंट से फिर गए, अपने कानून से फिर गए और कश्मीरियों का उनका जो तशक्कुस था उससे भी उनको महरूम कर दिया। और जो है बल्कि अभी आप देखें 10 लाख फौजी जो है वो कश्मीर के अंदर है और हर जगह चप्पे चप्पे पे जो फौजी है और यूं कश्मीरियों को एक महकूम कौम की तरह रखा हुआ है, उनको आवाज उठाने की इजाजत नहीं है। हमारे तमाम तर हुर्रियत कायदीन है बिहाइंड द बार्स है। हमारे लोगों को इस तरह रखा गया है जैसे एक जेल खाने में रखा जाता है, कोई कम्युनिकेशन की उनको फैसिलिटीज हासिल नहीं है, वो अपनी आवाज नहीं उठा सकते। नसीमा वानी साहबा, पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में कश्मीरियों की नुमाइंदगी कर रहा है, कश्मीरियों की तर्जमानी कर रहा है और हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने तो ये कहा है कि मैं अब कश्मीरियों की वकालत करूंगा। वो कश्मीरियों की वकालत कर रहे हैं पूरी दुनिया में।
एज अ कश्मीरी मैं आपसे बात करूंगी कि जो तकरीर खान साहब ने की थी यूनाइटेड नेशन में, हम सब ने उसको अप्रिशिएट किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी अगर मैं आपको हकीकत की बात कहूँ तो कोई जो है ना हमारा जो कश्मीर का वकील बन के कहीं पे भी कश्मीर की आवाज बुलंद नहीं हो रही एज अ गवर्नमेंट लेवल पे। लेकिन हम कश्मीरियों का जो रिश्ता है पाकिस्तान के अवाम के साथ वो अटूट है। हमें मालूम है कि पाकिस्तान के अवाम हमें कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है और कश्मीरी भी पाकिस्तान के अवाम के साथ लब्धै करते हुए अपनी जद्दोजहद को जारी रखें। कश्मीर पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानी कश्मीर के साथ है। बहुत शुक्रिया नसीमा वानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त और हमसे गुफ्तगू की। जी सयातरीन साहब, सवाल वही है कि आज भारत का यौम जमहूरिया खुद उसके खिलाफ एक चार्जशीट के तौर पर भी सामने आ रहा है और खुद उसके खिलाफ प्रोपेगेंडे की एक वजह बन रहा है। लेकिन ये मैं आपको अर्ज़ करूँ नकी साहब, जब से मोदी आया ना, मोदी ने ऐसी पॉलिसी अपनाई हैं कि पूरा इंडिया जो है वो टुकड़ों में बिखरता जा रहा है। वहाँ के लोग जो हैं वो इससे नफ़रत कर रहे हैं। वो जो सेकुलर इंडिया था वो उसका चेहरा बेनकाब हो गया है और ये एक जुनूनी हिंदू जो आया है उसकी पॉलिसियों की वजह से पूरा हिंदुस्तान जो है वो अब टुकड़ों में बिखरता जा रहा है। आप देखें कि वहाँ पर पूरे के पूरे जो सिख हैं, जो किसान हैं वहाँ के, वो सड़कों पर आए हुए हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं। और आप देख लें कितना टाइम हो गया है, कई लोग मर गए हैं, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। इसके इतने तबाहकुन नताइज आप देखिएगा आने वाले हैं दिनों में, आपको नज़र आएंगे कि इंडिया जो है वो बिखर जाएगा। क्योंकि मोदी की जो पॉलिसी हैं वो उसकी पॉलिसी एक वैशी हिंदू वाली पॉलिसियाँ हैं जिसमें बाकी लोग नहीं रह सकते। पहले उसने कश्मीरियों के साथ जो कुछ किया वो नसीमा वानी साहबा ने बताया, उसके बाद वो जो हमारे किसानों के साथ वहाँ जो कुछ कर रहा है, वो मजदूर जो कर रहा है, तो मैं समझता हूँ ये अवाम खुद निकल के आए। कोई ये नहीं कि कोई पोलिटिकल पार्टी उनको लेके आई है इंडिया में, वो सारे के सारे किसान खुद एहतजाज कर रहे हैं वहाँ पे भी। हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फराबाद से सीनियर सहाफ़ी हैं जावेद हाशमी साहब। बहुत शुक्रिया जावेद हाशमी साहब वक्त देने का। आपसे जानना चाहेंगे कि आज कश्मीर में भारत के यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मनाया गया, क्या एक्टिविटीज़ रहीं? जी, आज दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने भारत का यौम जमहूरिया जो है वो यौम मुसम्मत और यौम सियाह के तौर पर मनाया है। इस सिलसिले में दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने, जहाँ भी कश्मीरी मौजूद है, सिर्फ आज़ाद कश्मीर नहीं बल्कि मकबूजा कश्मीर नहीं बल्कि दुनिया भर में कश्मीरियों ने एहतजाजी रैलियाँ निकाली हैं। भारत की जो जमहूरियत है, नाम नयाद जमहूरियत, उसको दुनिया के सामने बेनकाब किया है। और ये जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानी काबल अफवाज मकबूजा कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी कर रही हैं, जो काबल अफवाज ने 5 अगस्त 2019 के बाद जो सूरत पैदा कर रखी है, जबर के जो कंधे सवाल किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ आज बड़े पैमाने पर रैलियों का इनेकाद किया गया है। और ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर तमाम शहरों में, छोटे बड़े शहरों में पब्लिक ने अवामी सतह पर बड़ी शमूलियत, बड़ी तादाद में लोग जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ निकले हैं। और ये सिर्फ उस रद्द-ए-अमल, ये हिंदुस्तान के इक़दामात का रद्द-ए-अमल है जिसका कश्मीरी के अंदर बतौर गुस्सा वो मौजूद है और इस गुस्से का इज़हार किया कश्मीरियों ने। ये हमेशा से यौम जमहूरिया जो है वो यौम सियाह के तौर पर मनाया जाता रहा है, लेकिन ये इस दफा अवामी सतह पर इसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है और आलमी सतह पर एक बड़ी पजीराई मिली है। बहुत शुक्रिया जावेद हाशमी साहब, अपना कीमती वक्त दिया है। यात्री साहब, ये एक बड़ा अहम पहलू है जो जावेद हाशमी साहब बता रहे थे कि पहले भी ये मनाया जाता है, यौम सियाह की तरफ मनाया गया, लेकिन आलमी सतह पर बड़ी पजीराई हो रही है। उसमें खुद इंडिया की जो इंटरनल सिचुएशन का आप जिक्र कर रहे थे वो एक बड़ी वजह है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये जो रिएक्शन हुआ है ना कश्मीरियों का, जो हमारी तरफ के कश्मीरी हैं वो अपने भाइयों के साथ खड़े हैं और उन्होंने जो 5 अगस्त को उन्होंने 2 आर्टिकल ख़त्म किए और कश्मीर की जो स्पेशल हैसियत को ख़त्म किया, उसके रिएक्शन में पूरी दुनिया में आज आप देखें कि कश्मीरी बाहर निकले हुए हैं। अब जैसे जावेद हाशमी साहब बता रहे थे, बहुत सीनियर अखबार नवीस हैं, वो जैसे ये बता रहे थे कि कश्मीर के आज कोने कोने में, तमाम छोटे तमाम बड़े शहरों में लोग बाहर निकले हुए हैं और वो यौम सियाह मना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया को अब इसका नोटिस लेना चाहिए और महज़ब दुनिया को कश्मीरियों की जो मुश्किलात हैं उसको कम करने के लिए अपना रोल करना चाहिए। दूसरी बात, जो बाइडन की तरफ हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है और ये उम्मीद की जा सकती है कि वो जब आए हैं अब तो वो कश्मीर के मामलात पर यकीनन मुदाखलत करेंगे और कश्मीरियों के जो मसाइल हैं उनको हल करने में अपना रोल अदा करेंगे, क्योंकि ट्रंप ने दुनिया को बहुत मायूस किया और मैं समझता हूँ कि ट्रंप का दौर जो है वो मुसलमानों के लिए एक जुल्म का दौर था और एक अजीब किस्म के आदमी का दौर था, जो जैसे दुनिया में ज़ालिम हुक्मरानों को याद रखा जाता है, उनका जिक्र किया जाता है, उसी लिस्ट में ट्रंप को भी याद रखा जाएगा। उनको वो जितने अरसा रहे हैं वो मुसलमानों पे कोई अच्छा वक्त नहीं रहा।
रहा, तो मुसलमानों की मुश्किलात बढ़ती रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब बाइडेन से तवक्को रखी जा सकती है कि वो जो है कश्मीर के हवाले से यकीनन अपना रोल अदा करेंगे, और कश्मीरी जो एक पूरा मकबूजा कश्मीर एक जेल बनी हुई है जी, वहाँ 9-10 लाख भारतीय फ़ौज है वहाँ पर, और हर आदमी के घर 1-2 बाहर जो है सिपाही खड़े हैं, हर आदमी के दरवाजे पे खड़े हुए हैं, लोगों का जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। तो उम्मीद की जा सकती है कि आलमी दुनिया अब इस तरफ तवज्जो देगी और मसला कश्मीर को हल कराएगी। अच्छा, न सिर्फ ये कि पूरी दुनिया में ये गुफ्तगू है, खुद इंडिया में जो तबकाती कशमकश को वहाँ बढ़ाया गया है और जो सूरत हाल पैदा हुई है वहाँ पे, जो हिंदू दलित हैं, दलित कौम के साथ हुआ, मुसलमानों के साथ हो रहा है, क्रिश्चियंस के साथ हुआ, सिख जो हैं वो इस वक्त चूँकि वो बड़ा तबका ज़राअत से वाबस्ता है, किसानों के ख़िलाफ़ पॉलिसीज़ आई। अर्नब गोस्वामी की जो व्हाट्सएप चैट थी और वो जो दुनिया के सामने आई, उसमें जो जिक्र किया गया कि किस तरह का ड्रामा किया है मोदी हुकूमत ने, ये सर्जिकल स्ट्राइक वाला उन्होंने जिक्र किया, वो कि उसके ख़िलाफ़ अब वहाँ का मीडिया या वहाँ के जो सरकारी इदारे हैं उसके ख़िलाफ़ हो गए, मगर वो उस चैट ने भी पूरी दुनिया के सामने असली चेहरा जो है वो रखा है मोदी सरकार का, मोदी हुकूमत का और उनकी पॉलिसीज़ का। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, मोदी की जो पॉलिसी है ना, वो न सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं बल्कि वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हैं, वो हिंदुस्तान में रहने वाले हर तबके के ख़िलाफ़ हैं। मैं ब्रेक जैसे जाने से पहले ये बात आपको बता रहा था कि क्या वहाँ जो एहतजाज हो रहे हैं, वहाँ जो कुछ हो रहा है वो कि पॉलिटिकल पार्टियाँ नहीं कर रही, वो लोग खुद कर रहे हैं, और उन्होंने पॉलिटिकल पार्टियों को वहाँ आने से रोक दिया है। उन्होंने कहा जी पॉलिटिकल पार्टियों का कोई बंदा वहाँ ना आए। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एहतजाज है, और ये एहतजाज जो है ये अपने असरात यकीनन मुरतब करेगा, और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि ये जो मौजूदा जो भारत की जो जिस तरह की शक्ल है, इसमें आपको तब्दीलियाँ नज़र आएंगी। लोग बहुत मुश्किलात का शिकार हैं, लोग बहुत परेशान हैं, लोग बहुत मसाइल का शिकार हैं। तो अब लोग निकले हुए हैं, मोदी की तमाम पॉलिसियाँ नाकाम हो गई हैं। असल में मोदी ने जो लोगों से वादे किए थे, जो मंशूर दिया था और जो कुछ मोदी ने कहा था, उन पर वो अमल दरामद करने में पूरी तरह नाकाम रहा है, और अपनी नाकामियों को अब छुपाने के लिए उसने लोगों की तवज्जो दूसरी तरफ की हुई, जिसके रिएक्शन में लोग सड़कों पर आए। लोग सड़कों पर और दिल्ली की सड़कों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं। ये खुद मोदी की जहाँ पे एक जानिब नाकामी है, वहीं पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं और जो इंसान दोस्ती है उसका भी मुंह बोलता सबूत है। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, अब जिक्र करेंगे कि इस वक्त मुल्क के बड़े शहरों में तलबा का एहतजाज जारी है, जिनका ये मुतालबा है कि उनके इम्तहानात जो हैं वो ऑनलाइन लिए जाएं, क्योंकि उन्हें पढ़ाया ऑनलाइन गया है। तो अभी इस हवाले से यूनिवर्सिटीज़ इंतज़ामिया जो हैं उनके दरमियान और स्टूडेंट्स के दरमियान जो है वो हाथापाई भी हो रही है और झड़पें भी हुई हैं और पुलिस भी अपना किरदार सर अंजाम दे रही है। तो इस हवाले से सजातरी साहब, आप ये जानते हैं कि ये जो सूरत हाल है ये आज नहीं कई दिनों से चल रही है। तो पहले मेरे ख्याल में गुफ्तगू कर लें। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं शहजाद यूनुस शेख साहब, जो कि रहनुमा है PTI के, और वो स्टूडेंट्स के हवाले से भी उसकी तर्जमानी कर रहे हैं। तो उनसे ज़रा जानते हैं। शहजाद साहब, बताइएगा ये मामला क्या है कि तलबा जो हैं इस वक्त ऑनलाइन पेपर देना चाहते हैं, ऑन कैंपस नहीं देना चाहते, और उसको लेकर एक बहुत बड़ा हंगामा बरपा हुआ है। और ये भी कहा गया कि तलबा पुरअमन एहतजाज नहीं कर रहे, वो यूनिवर्सिटी यानी लाहौर का वाक़या आया, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, उस पर अटैक किया गया, पथराव किया गया, इसी तरह दीगर इलाकों में। बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि आपको पता है, पिछले 8 दिन से जो तलबा हैं पूरे पाकिस्तान में अपनी यूनिवर्सिटीज़ के बाहर एहतजाज कर रहे थे, और 90% जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स को अनाउंस कर दिया है। अब सिर्फ गिनती की कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ रह गई हैं जो कि जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, और स्टूडेंट पिछले 8 दिन से पुरअमन थे। आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में एक गमला नहीं टूटा और वो पुरअमन एहतजाज करते रहे। आज प्री प्लान्ड तरीके से यूनिवर्सिटी UCP जो कि सेंट्रल पंजाब यूनिवर्सिटी है और एक मीडिया हाउस उसको ऑन करता है, उन्होंने प्री प्लान्ड तरीके से, मैंने कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं जिसमें दिखाया गया है कि स्टूडेंट अपने मुतालबात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे और यूनिवर्सिटी के सामने पुरअमन थे। अंदर से 25 से 30 गार्ड्स डंडे उठा के, पत्थर उठा के अंदर आए हैं, बाहर निकले हैं और उन्होंने मारपीट शुरू की है, और यहाँ से सारा मैटर एस्केलेट हुआ है। वहाँ पे एक स्टूडेंट 6 स्टूडेंट जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए उनके लाठीचार्ज से, और एक स्टूडेंट की मौके पे ही डेथ हो गई लाठी लगने से। तो जाहिर है जब आप मारपीट करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, तो स्टूडेंट मुश्तिल होंगे। तो जो मीडिया हाउस जो है वो वन साइडेड एक वीडियो दिखा रहा है, वो
उसका झूठ मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी लगाई है वीडियो कि स्टार्ट कहाँ से हुआ है। जब आप बच्चे को शहीद कर देंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि स्टूडेंट क्या करेंगे? स्टूडेंट फिर मुश्तिल ही होंगे। तो ये एक प्री प्लान्ड तरीका था। पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ जो है सरकारी वो ऑनलाइन चली गई थी, तो ये प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी माफिया है इन्होंने देखा कि अब इनको भी प्रेशर इन पे बिल्ड हो चुका था। इन्होंने देखा कि अब इनको भी ऑनलाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन में क्या होगा, स्टूडेंट से रिफंड मांग रहे थे अपनी फीसिस का, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं आए, ऑनलाइन पढ़ाया है तो हमारी फीसिस रिफंड की जाएं। तो इनको माली नुकसान होना था अगर ये ऑनलाइन करते, तो सारा पैसे का खेल था। इसके लिए ये एक यूनिवर्सिटी ने प्री प्लान्ड तरीके से अपनी ताकत का, मीडिया की ताकत का गलत इस्तेमाल किया। इस पर बाकी मीडिया हाउसेस को भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और सच दिखाना चाहिए कि ये एक माफिया है, ये कोई मीडिया हाउस नहीं है। ये अपने काले करतूतों को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने मीडिया चैनल्स लिए। लेकिन शहजाद यूनुस साहब, बात यह है कि ये ऑनलाइन इम्तिहानात जो हैं इस पर ये सवालात आ रहे हैं कि बच्चे जब ऑनलाइन देते हैं तो वो इधर उधर से देख भी लेते हैं, गूगल से चीज़ें भी निकाल लेते हैं। इसका फिर क्या किया जाएगा, आप मुझे ये बताएं। सर, ये जो बातें कर रहे हैं ना कि बच्चे गूगल से इम्तिहान दे के इधर उधर देख लेते हैं, वो उनकी अपनी डिग्रियां जो है ना वो मशकूक हैं। मैं पाकिस्तान का वाहिद सियासतदान हूँ जिसने थ्रू आउट पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप की है, फैसलाबाद बोर्ड टॉप किया हुआ, मैं थ्रू आउट टॉपर हूँ। मैंने इंटरनेशनल जो ऑनलाइन एग्जाम्स भी दिए हैं, आइल्स भी दिए हैं। जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं उनका एक सिस्टम होता है, आप सर भी यूं नहीं ला सकते। तो ये वो बातें कर रहे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में खुद तो कभी पढ़ा नहीं है, कभी खुद तो इम्तिहान नहीं दिया। तो ये एक बोगस बात है। अगर मेरे जैसा पढ़ा लिखा बंदा जो कि टॉपर है ये कह रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग नहीं हो सकती, तो नहीं हो सकती। ये एक लोगों को, इनके पास एक ही आर्गूमेंट है, लोगों को उलझा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जाहिर है ये एक नई चीज़ थी ऑनलाइन एग्जाम। तो दुनिया में तो 90% ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, तो वहाँ पे तो ये ऐसी बात करें तो लोग इनकी बात को सुनेंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में ये एक नया सिस्टम आया था। सही। और इस वजह से लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। आप मुस्तरद करते हैं इस बात को। बहुत शुक्रिया शहजाद यूनुस साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की है। अब ये एक राय जो है वो सामने आ रही है कि जनाब एक जानिब वो कहते हैं कि नकल है, दूसरी जानिब वो कहते हैं नहीं जी ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी माफिया है जो अपने पैसे बचाने के चक्कर में। क्या समझते हैं आप? अच्छा देखिए नकी साहब, मैं आपको अर्ज़ करूँ, मैं खुद कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स करता रहा हूँ। जब से ज़ियाउल हक़ के ज़माने से ये पाबंदियाँ लगीं तलबा यूनियंस पर, उसके बाद बड़े मसाइल पैदा हुए। तो तलबा यूनियन पर पाबंदियाँ लगने का भी एक पस मंज़र है। कभी हम इस पर प्रोग्राम करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी हैं और ख़ासतर दो तीन पार्टी हैं, मजहबी पार्टी हैं, वो कैसे क्लाशनकोफी उन्होंने वहाँ की और मतलब तालिबात को अपने और स्टूडेंट्स को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। उसके बाद अब जो तलबा हैं उनकी बात करने के लिए कोई है नहीं। अब देखें ये यकायक सारे बाहर आ गए हैं और ये सारे स्टूडेंट वो हैं जो PTI के मेरे ख्याल में हामी रहे हैं, जो PTI के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हामी रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटियों में नारे लगाते रहे हैं और इनको फंड रेजिंग करते रहे हैं। आज अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौर में, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ज़माने में इन बच्चों की बात नहीं सुनी जाएगी और इन बच्चों पर इस तरह जुल्म होगा, तशद्दुद होगा, तो मैं ये समझता हूँ ये कोई अच्छा रवैया नहीं है। और फिर जब तलबा बाहर आते हैं तो माजी में भी अयूब खान के ख़िलाफ़ भी जो है वो तालिब इल्मी सड़कों पर आए थे और वो ऐसी फिर तारीख चल गई कि अयूब खान को जाना पड़ा। तो मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इसमें मुदाखलत करनी चाहिए और बच्चों की फरियाद सुननी चाहिए जी। अच्छा, ये तो एक मामला है। दूसरी जानिब ज़ियादतरीन साहब, एक खबर आज जो सामने आती रही, अभी ज़ाहिर है वो मैच्योर होना बाकी है कि सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में आज एक धमाका सुना गया है और सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें ज़ाहिर है आती रहती हैं। सार्फिन वो बता रहे हैं कि इससे पहले 3 दिन पहले कोई मिसाइल इंटरसेप्ट किया गया था, वो कि वो मैच्योर चीज़ नहीं है, लेकिन सऊदी अरब के दारुल हुकूमत में धमाके की आवाज़ सुना, उसकी गो के बहुत सी चीज़ें अभी सामने आना बाकी हैं। मगर आप इस हवाले से क्या समझते हैं कि ये एक अनहोना सा वाक़या दिखाई देता है? देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ कि सऊदी अरब ने जिस तरह दुनिया भर के लोगों के लिए मुश्किलात पैदा की और ख़ास तौर पर मुसलमान, आपको पता है यमन में जो कुछ उन्होंने किया उससे लोग बहुत परेशान थे, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत जुल्म किया। सऊदी अरब ने, आपको याद होगा कि बस, एक बच्चों की स्कूल की बस पे उन्होंने मारा और कहा जी नहीं इसमें दहशतगर्द जा रहे थे। उन्होंने बाद में तस्वीरें जारी कर दी, वो बच्चों के सारे बस्ते और टांगें और हिस्से अलग-अलग बिखरे पड़े हुए थे। मैं समझता हूँ कि अब ट्रंप जिस तरह इनकी सरपरस्ती करता रहा है सऊदी अरब की और जिस तरह उनके साथ खड़ा रहा है, शायद अमेरिकन अब उस तरह नहीं करेंगे और आने वाले दिनों में सऊदी अरब मुख्तलिफ मुश्किलात का शिकार तो रहेगा जी। तो क्या ये उसी की वजह से है इस वक्त जो उनके ताल्लुकात शेकी हो रहे हैं, उसका नतीजा हो सकता है? जी वो भी हैं, फिर दूसरे उनके जो मुखालफीन हैं, फिर जो किंगडम के मुखालफीन हैं सऊदी अरब में जो लोग मौजूद हैं, वो फिर अब अपनी सरगर्मियाँ तेज़ तो करेंगे ना जी।
तो इसके क्या असरात आप देख रहे हैं गल्फ पर? मैं समझता हूँ इसके असरात बहुत खौफनाक होंगे। ये कोई मामूली बात नहीं है कि कैपिटल है सऊदी अरब का रियाद, जहाँ ये धमाके की सुनाई दी गई अभी तो क्योंकि हम प्रोग्राम कर रहे थे तो ये खबर आई है, तफसीलात सामने आएंगी। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत सूरत हाल जो है वो ख़राब है और यकीनन आने वाले हालात जो बता रहे हैं, देखें मशरक़ वस्ता और मिडल ईस्ट के जो माहिरीन हैं, जो सफारतकार हैं, मेरी उनसे बहुत बातचीत हुई, बहुत उनसे इस हवाले से मैं जो है ना, जब हम पिछले दिनों में बात कर रहे थे मिडल ईस्ट के हवाले से, तो उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आने वाले दिनों में जो बाइडन के आने के बाद सऊदी अरब के लिए वो नरम गोशा नहीं रहेगा अमेरिका में जो पहले था। अच्छा। और अब अमेरिका, ये बिल्कुल कई माहिरीन इस खुलेआम ये कह रहे हैं कि अमेरिका पर, जो बाइडन पर दबाव डालने के लिए और अपने ताल्लुकात बढ़ाने के लिए सऊदी अरब बाकी अरबों के ज़रिए जो है वो बरास्ता तल अबीब जो है और उधर से फ़लस्तीन के ज़रिए वो जा रहा है कि इजराइल के ज़रिए, कि इजराइल की लॉबी जो है वो अमेरिका में काम करे और सऊदी अरब के लिए कोई जो है जो बाइडन के लिए नरम गोशा पैदा करे, वो उधर से काम कर रहा है। लेकिन दुनिया के हालात बदल रहे हैं जी, दुनिया के हालात बदल रहे हैं और अमेरिका भी लंबी जंगें कर करके थक चुका है। मेरे ख्याल में अब बहुत सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं, हालात बदलते हुए हालात के तकाज़ों के मुताबिक अगर सऊदी हुक्मरानों ने अपने आप को तब्दील ना किया और मुसलमानों के लिए उन्होंने मुसलसल मुश्किलात खड़ी करते रहे जैसे वो पहले करते रहे, आप देख लें जिहाद यहाँ होता रहा, हमारी कितनी मुश्किलात बनी, फिर ईरान के जो उनके नजरियाती इख्तलाफात है उसके जो मसाइल हैं वो बहुत सारे हैं, यमन में जो उन्होंने किया, हालात आने वाले दिनों में अगर उन्होंने अपनी पॉलिसी तब्दील न की तो यकीनन बहुत ख़राब होंगे। बिल्कुल, इसी हवाले से प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा है, लेकिन एक जिक्र हम जाते जाते ज़रूर करेंगे और वो जिक्र है शायर अहले बैत रिहान आज़मी का। रिहान आज़मी गुज़िश्ता कई अशरों से पाकिस्तान की वाहिद वो कदावर शख्सियत हैं जो हमद, नात, मनक़बत और सोज़ो सलाम के हवाले से एक मुनफरिद मकाम रखते हैं। आज वो इंतकाल कर गए हैं और उनका जो कलाम सुनने वाला, लिटरेचर से वाबस्ता तमाम लोग उनको खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं। तरीन साहब, रिहान आज़मी के हवाले से जाते जाते एक कमेंट में चाहूँगा कि आप कर दीजिए। मैं समझता हूँ जी एक ऐसे आदमी से हम ये पिछले दिनों बड़ी बड़ी शख्सियात गई हैं और उनमें ये भी एक बहुत बड़ी शख्सियात थी और इनको लोग बहुत चाहते थे। मैं समझता हूँ ये बड़ा नुकसान हुआ है और शायद इनके जाने का जो खिला पैदा हुआ है शायद वो बहुत तवील अरसा तक पूरा नहीं हो सकेगा। और रिहान आज़मी वो शख्सियत हैं, वो शायर हैं जिन्होंने कई बड़ी आवाज़ों को, बड़े नामों को नाम अता किया है। उनकी वजह से वो उनकी कलाम की वजह से उनकी ख़ुसूसन पहचान बनी है, जिनमें नदीम सरवर एक बड़ा नाम है नवाखानी के हवाले से और उनका जो बड़ा नाम उसमें रिहान आज़मी का नाम है। इसी तरह दीगर जो नए नवाखानी इस वक्त जितने भी हैं वो सब रिहान आज़मी का कलाम पढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। सोज़ो सलाम के हवाले से एक बड़ा मकाम था। 7 जुलाई 1958 को आप पैदा हुए और आज हमसे जुदा हुए हैं, तो ये इस मुल्क के लिए और अदब परस्तों के लिए एक बड़ा खला पैदा हुआ है। हम अपनी जानिब से, इस प्रोग्राम की जानिब से रिहान आज़मी की रूह को खराज तहसीन और खराज अक़ीदत पेश करते हैं। एतज़ाज़ नकीर सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।